नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा चीन में हो रहे शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह के स्वर के ऊपर में। आज पूरी की पूरी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी खबर आई है वो है चीन में हो रहे कोविड प्रोटेस्ट मूवमेंट के ऊपर में। कोरोना जो कहा जाता था एक जमाने में कि उसकी जो कार्यशाला है, जो उसकी जन्म भूमि चीन रही है, वुहान रहा है, आज उसी चाइना में कोविड के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। कोविड और प्रोटेस्ट में लोग बीमारी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वहां पे जो लॉकडाउन कर दिया जा रहा है जबरदस्ती, और उसका कोई सीमा नहीं तय किया जा रहा है कब तक ये लॉकडाउन चलेगा। और लोग आज चाइना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा इसके कोविड के केसेस आ रहे हैं। क्या कारण है जिसने चीन बहुत सारी चीजों पर, जिसने मैंने कहा जैसे कि डेंग जियाओपिंग के टाइम में उसने 300 मिलियन लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से उठा करके ऊपर में कर दिया था, आज कोविड से परेशान है और वो लोग, वहीं के लोग विद्रोह कर रहे हैं। ये कोई मामूली विद्रोह नहीं है। ये जो घटना है वो एक चीन के एक छोटे से शहर उरुमकी में शुरू हुई। और उरुमकी में शुरू होने का कारण क्या है कि वो वहां पे एक, जब लोग कोरोना से का जो नियम पालन करते हुए लॉकडाउन का एक घर में बंद थे, वहां पे एक बिल्डिंग में आग लग गई और उसमें 10 लोग मारे गए। और आज ये जो उरुमकी में जो ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ वो पूरा राष्ट्रीय, मतलब व्यापक रूप से राष्ट्रीय रूप ले चुका है। आज उसके प्रोटेस्ट के स्वर चीन की राजधानी बीजिंग और वहां का जो फाइनेंशियल हब कहा जाता है, जिसका कि नाम शंघाई है, और भी कई शहरों में ये उसके चाइना के में ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है कि उस पर जो जबरदस्ती जिस तरह का लॉकडाउन लगाया जा रहा है और ये नियम कानून लगाए जा रहे हैं, लोग उब चुके हैं इस चीज से। कब तक वो बंद रहेंगे कमरे में? तो ये कारण है उनके विद्रोह करने का। और इसी से आपको जान करके कई अखबारों ने यह भी लिखा है कि डिक्टेटरशिप हटाओ, प्रजातंत्र लाओ, शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। कौन जानता था कि 2 महीना भी नहीं हुआ होगा कि शी जिनपिंग को अपने पार्टी के अधिवेशन में तीसरी बार जो देश का, चीन का सब शक्तिमान पद पर बैठाया गया, वो पार्टी के अध्यक्ष बने। और जो उसे मैसेज दे रहा था, उन्होंने जो अपने लोगों को, मीडिया को जो एड्रेस किया था, तो उनकी पॉलिसी के बारे में पता चल रहा था। और आज जो लोग हैं, उसका जो शी जिनपिंग का जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। क्या ये तो कहानी है, लेकिन असली जो बात है, जो प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्या शी जिनपिंग इसके ऊपर काबू पा पाएंगे? सरकारी तंत्र काफी एक्टिव है, जगह जगह बैरियर लगाए जा रहे हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन ये आंदोलन इतना व्यापक हो चुका है कि इसका कोई जवाब अभी तक सामने नहीं आ रहा है। एक और भी कारण जो क्षण के सामने आ रही है कि क्या बात है कि चीन इतना इफेक्टिव होते हुए किसी तरह से वो कमजोर नहीं है। वैक्सीनेशन सब जगह यूरोप में और दुनिया के बाहर और कई देशों में इफेक्टिव साबित हुआ है, आज चीन में उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? ये सारे प्रश्न हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि क्या शी जिनपिंग, इतने ताकतवर शी जिनपिंग, क्या इस पे काबू लेंगे? ये जो सवाल है, इसको देखने के लिए हमको चीन के कल्चर, उसकी जो संस्कृति है और उसका इतिहास, उसके ऊपर एक नजर डालनी होगी। आपको जानकर के तारीफ होगा कि अभी एक जो पुस्तक आई है चीन के ऊपर, उसके ऊपर में ये कहा गया है कि जो चीन में और हिंदुस्तान में क्या फर्क है। चीन के जो लोग हैं, उनमें जो कम्युनिकेशन, वो जो समझदारी, उनका जो लेखनी है, हम लोग जो लिखते हैं, मेरे यहाँ जो ग्रामर का इस्तेमाल होता है, जो लेटर्स का इस्तेमाल होता है, जो सेंटेंस का इस्तेमाल होता है, उनका जो लिखने का, एक्सप्रेशन का जो तरीका है वो पिक्टोरियल है, जिसको कि श्याम सरन जो फॉरेन सेक्रेटरी ने अपनी चर्चित पुस्तक में इसका नाम आइडियोग्राम दिया है। आप देखेंगे, आपने देखा होगा, जो चाइनीज स्क्रिप्ट होता है वो एक लगता है कि कोई फोटो बनाया हुआ है। वो स्क्रिप्ट अजीब तरह का स्क्रिप्ट है, अकेला एक स्क्रिप्ट है पूरी दुनिया में जिसका कि कोई लेटर्स नहीं है, कोई ये चीज नहीं है, जो शब्द का इस्तेमाल नहीं होता।
वो पिक्चर का इस्तेमाल होता है। तो और यही कारण है कि जो चीनी है उस बात को उसके माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। और जो दूसरा जो एक और उसका जो पक्ष है कल्चर का, वो ये है कि वहाँ पर जो मेजॉरिटी है, जो उसको हैंस कहते हैं एथनिक ग्रुप, वो काफ़ी ज़्यादा, उसका 90+10% का रेशियो है दूसरे देशों के अलावा। तो ये जो दो चीज़ है उससे लगता है कि चीन के मतलब जिहन में जो एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से लोग यूज टू हैं, उनके ऊपर विद्रोह, ऐसा नहीं है कि विद्रोह नहीं हुआ, चाइना में भी कई विद्रोह हुआ है, बॉक्सर विद्रोह हुआ है, दुनिया के बाकी जगह में भी कई ऐसे विद्रोह हैं जहां पर लोग सोच नहीं सकते थे। मैंने रोमन इंपायर से लेकर के और बाकी फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और बाकी हिंदुस्तान में तरह तरह के दुनिया के सारे हिस्सों में जहां भी अत्याचार होगा वो वहां पे विद्रोह होता है। लेकिन चीन की स्थिति कुछ एकदम बिल्कुल अलग है। आप याद कीजिए कि इसके पहले, आज ये इतनी बड़ी घटना घटी है, इसके पहले आपको याद होगा 1989 में टिनामेन स्क्वाड की घटना, टिनामेन की घटना जो घटी थी वो पूरी दुनिया को चकाचौंध करके रख दी थी। कितने छात्र जो विरोध कर रहे थे चाइना में, वो तोप पे चढ़ के और टैंक पे चढ़ के, वो पूरा दुनिया उसका खेल देख रहा था, लेकिन उसको क्रश कर दिया गया। चीन की जो सरकार है और जो अथॉरिटेरियन रिजिम है, जो कम्युनिस्ट रूल है, उसको इतनी ताकत है और इतने लोग मैंने रूथलेसली वो इस तरह के मूवमेंट को क्रश करता है। उसका जीता जागता उदाहरण 1989 में घटी घटना जिसका नाम टिनामेन स्क्वाड के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उस जमाने में आप याद कीजिए कि जब टिनामेन स्क्वाड की घटना घटी थी, उस समय चीन में कौन शासक था, कौन रूल कर रहा था? उस जमाने में डेंग जियाओपिंग की शासन चल रही थी। पूरा का पूरा वो चाइना का जो फेस था हिस्ट्री का, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लिबरलाइजेशन का फेस था। तो ये जो पूरी इकोनॉमी की जो घटना घटी थी उसको डेंग जियाओपिंग ने बुरी तरह से क्रश कर दिया। उस समय लग रहा था कि शायद इनके ऊपर बहुत प्रोटेस्ट होंगे और हुआ भी। अमेरिका के नेतृत्व में अमेरिका उसके समर्थित बहुत सारे जो देश थे उसने चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाए, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, लेकिन चीन थोड़ा सा भी डगा नहीं। और उसका कारण क्या है कि जो चीनी लीडरशिप था उसको ये पता था कि हमारा चीन जो है इतना बड़ा ह्यूज कंट्री है कि जो वेस्टर्न मुल्कों में चीजें बनाई जा रही हैं उसका मार्केट कहाँ होगा। उनके पास इतने मार्केट का इतना बड़ा स्ट्रेंथ था कि वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिए और अल्टीमेटली फिर वो उसका जो अमेरिका का सैंक्शन वो सब काम नहीं कर पाया। इस संदर्भ में एक चीज़ और आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जब सोवियत रूस में गोर्बाचेव आए थे और उन्हीं के बाद से जो उनका जो ओपननेस का जो थ्योरी आया, ग्लासनोस्ट ने पेरेस्ट्रोइका, तो उस पर जब चीन के बारे में उनसे पूछा गया एक कॉन्फ्रेंस में कि आप चीन के बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने कहा कि चीन में डेंग जियाओपिंग के रिजिम में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो आ गया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स अभी तक नहीं हुआ। अगर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं होगा तो इस तरह के आतंकवादी, इस तरह के विद्रोही घटनाएं घट सकती हैं और चीन का बुरा हाल हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली जो गोर्बाचेव का सोवियत संघ था वो बिखर गया, चीन अभी वहीं के वहीं है। और उसके बाद की घटना है टिनामेन स्क्वाड की घटना, जो मैं जिसके बारे में जिक्र कर रहा हूं। और अभी की जो घटना है, जो मैंने कहा कि अभी जो चीन में कोविड के खिलाफ जो लॉकडाउन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, वो एक दूसरी घटना है। तो ऐसा नहीं कि आप टिनामेन स्क्वाड में इसको क्रश कर दिया गया तो इसको भी क्रश कर दिया जाएगा, ये मेरा निष्कर्ष नहीं है, लेकिन मैं कुछ और घटनाओं के बारे में आपसे इसका जिक्र करना चाहता हूं। आप याद कीजिए माओ के रिजिम में, माओ से तुंग में 3 घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। माओ से तुंग का जो लॉन्ग मार्च, जो इसमें वो KMT के खिलाफ लड़ रहे थे, 1934-35 की घटना है। उसके बाद चीनी के टाइम में, माओ के टाइम में ही दूसरा 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब था कि माओ से तुंग, स्टालिन, जिस तरह से स्टालिन ने सोवियत यूनियन में किया था, तो वो स्टालिन की ही तरह अपने यहाँ जो चीन में जो उनकी जो व्यवस्था है लैंडेड प्रॉपर्टी को वो स्टेट के अंदर करना चाहते थे, चकबंदी करना चाहते थे, और उसमें बड़ा बहुत तरह का मैंने अराजक जैसा स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी कम्युनिस्ट रूल वहाँ पे चलते रहा।
चीन वहीं को वहीं है और आगे बढ़ते गया। और माओ से तुंग की अपनी एक भूमिका है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। माओ के टाइम में ही कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ। पार्टी के अंदर जो माओ के लीडरशिप को जो लोग चैलेंज करते थे या बाहर भी, उन सब को क्रश किया गया। अगर आप पढ़ेंगे उसके इतिहास को तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर भी चाइना थोड़ा सा हिला नहीं। उसी तरह से उसके ऊपर कमेंट होते रहे, वेस्टर्न मीडिया में प्रचार होते रहे, लेकिन चीन वहीं का वहीं रहा। और फिर उसके बाद का, माओ के बाद का आता है फेज डेंग जियाओपिंग। तो इसके पूरे घटना से अभी मैं इसको जोड़ के अगर देखूं, जो 3-4 घटनाओं का जो मैंने जिक्र किया और अभी जो एक घटना घटी है, उसको देख करके लगता है कि इस तरह से अभी जल्दीबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना बहुत अच्छा कदम नहीं होगा कि शी जिनपिंग के ऊपर खतरे के बादल तो मंडरा रहे हैं, लेकिन क्या वो इसको संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, समय कठिन है। लेकिन चीन के ऊपर में कोई इस तरह का निष्कर्ष निकालना बहुत मैं इसको अच्छा कदम नहीं मानूंगा। मैं कहूंगा कि इसको वेट एंड वॉच करने की बात है। इस संदर्भ में एक चीज और बताने की कोशिश करते हैं जो वहां की स्थिति है। एक जो शाम सर ने घटना की बात करते हैं, एक चीनी डेलीगेशन हिंदुस्तान में आया था। वो पटना से गया जा रहा था, राजगीर गया, वो जो बुद्धिस्ट सेंटर है राजगीर में, नालंदा मुझको देखना चाहता था। बीच में सड़क जाम हो गया और उसका जो डेलीगेशन का ट्रैफिक बहुत देर तक रुकता रहा। और बाद में जब श्याम शरण से डेलीगेशन के चीफ की बात हुई तो उसने आश्चर्यचकित किया कि पुलिस भी जो आई उसमें इंटरवेंशन करने के लिए, तो पुलिस भी रिक्वेस्ट कर रही थी जनता को, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो बोला कि आपके यहाँ पुलिस का, हमारे यहाँ चीन में अगर पुलिस एक बार आ जाए तो लोग सकदम हो जाते हैं, आपके यहाँ तो इसका कोई मतलब नहीं है। इन सारे दृष्टांतों से मुझे लगता है, मेरी जो अपनी समझ है, कि उतना कि शी जिनपिंग के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वो जो प्रोटेस्ट मूवमेंट है वो सक्सेसफुल होगा। मेरे समझ से इस पर हामी भरना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। तो इसी चंद बातों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। अब फिर अगली बार जब मिलूंगा तो किसी और मुद्दे पर बात करूंगा। धन्यवाद।